एंड वेलकम टू केडी अकेडमी। मेरा नाम है प्रीतवीर और आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी को क्लास 11 के चैप्टर 3 जिसका नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और प्रतिनिधित्व सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। शुरू करें वीडियो को, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देता हूं, उनके बीच का डिफरेंस बता देता हूं जिससे कि आपको आगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इजीली हो सके। पहले बात करें इलेक्शन की, जिसे बोलते हैं चुनाव। चुनाव किसे कहते हैं? चुनाव एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और जो देश को चलाने में सक्रिय रूप से भागीदारी करते हैं, भागीदारी निभाते हैं। इलेक्शन एक सिस्टम होता है जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और जो हमारे कंट्री को गवर्न करने में हेल्पफुल होते हैं या हेल्प करते हैं। सेकंड है रिप्रेजेंटेशन, जिसे बोलते हैं प्रतिनिधित्व। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल हमारे जो लोगों के व्यूज होते हैं उनको आगे रखते हैं, उनको सरकार तक पहुंचाते हैं, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व कहा जाता है। सेकंड चीज, डेमोक्रेसी और मोनार्की में डिफरेंस क्या होता है? डेमोक्रेसी से होते हैं लोकतंत्र। डेमोक्रेसी क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए जिम्मेदार होता है, उसे बोलते हैं लोकतंत्र। इंग्लिश में बोलें, अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच अ रिप्रेजेंटेटिव इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सेकंड बात करें मोनार्की क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच पावर रेस्ट विद इन द किंग, जिसे बोलते हैं राजतंत्र। मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्ति एक राजा के हाथ में होती है, उसे राजतंत्र कहते हैं। याद रखना, डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें, इसमें क्या होता है? जो नागरिक होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से फैसले लेने में मदद करते हैं। सिटीजन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में। एग्जाम्पल, जो प्राचीन यूनान के नगर राज्य थे उसमें ऐसा होता था। प्रेजेंटली बात करें लोकसभा और प्रेजेंटली बात करें तो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, पंचायत में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके थ्रू लिए जाते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करें, इससे होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें क्या होता है? इसमें जो सिटीजन्स होते हैं डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उनकी तरफ से फैसले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल, इलेक्शन इन राज्यसभा में जो इलेक्शन होते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते। हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव, हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे चुनाव में भाग लेते हैं। लास्ट बात करें, ये है इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में चुनाव का महत्व। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पेन है और जैसे सपोज करो कि हम पेन क्यों लेते हैं? लिखने के लिए। और सपोज करो कि क्या हो गया, मेरी जो कैप है, पेन की कैप है वो खो गई, फिर भी मैं पेन का यूज कर सकता हूँ और यूजुअली हम रखते भी हैं। लेकिन क्या होता है, कभी हमारे पेन खो गया, जो मेन पार्ट है वो खो गया, तो क्या होता है? हमारे पास सिर्फ कैप है, हम इसे नहीं रखते हैं, फेंक देते हैं। सेम ऐसे ही होता है, याद रखना, कैप को डेमोक्रेसी कंसीडर करते हैं और मेन बॉडी को इलेक्शन। क्या हुआ कि याद रखना, डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन इलेक्शन के लिए डेमोक्रेसी जरूरी नहीं है। क्यों? अब देखो, सपोज करो क्या है कि एक राजतंत्र है, राजा के दो बेटे हैं। अब उन बेटों को बुरा ना लगे, राजा ने क्या किया? चुनाव करवाया। लोगों से पूछा कि इनमें से कौन राजा बेहतर शासन कर सकता है, कौन राजा बनने के लायक है, तो वहां पे चुनाव होता है। वहां पे तो डेमोक्रेसी है नहीं, वहां तो क्या है? मोनार्की है, राजतंत्र है, लेकिन चुनाव फिर भी हो रहे हैं। तो याद रखना, इलेक्शन ध्यान में भी हो सकते हैं, इलेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि याद रखना, अगर इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है हमने अपने फैसले, ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब होता है कि हम जो लोग हैं अपने फैसले, ठीक है, खुद लेते हैं। अब फैसले कैसे लेते हैं? क्योंकि इतना बड़ा देश है, आबादी इतनी सारी है, ले नहीं सकते। हम किसके थ्रू लेते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, प्रतिनिधि के थ्रू। और प्रतिनिधि किससे आते हैं? चुनाव से। तो ये चीज याद रखना, चुनाव डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी। चलिए अब बात करते हैं इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। भारत में कौन कौन से तरीके से चुनाव होते हैं।
ये याद रखना, भारत में दो प्रकार से चुनाव होते हैं। पहला है एफपीटीपी, जिसे बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते मत प्रणाली। इसको दूसरे नाम से बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। सेकंड है पीआर सिस्टम, जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, हिंदी में से बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट पार्ट पोस्ट सिस्टम या फिर जो सबसे आगे वही जीते मत प्रणाली, वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल इलेक्शन सिस्टम है। इसमें क्या होता है, सपोज करो रेस चल रही है, रेस ट्रैक पे दो कैंडिडेट हैं और यहाँ पे ये पिलर है जिससे छुट्टियां हैं। जो सबसे पहले इस पिलर को छुएगा वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा। बस यही है, इसे बोलते हैं फर्स्ट पार्टी पोस्ट सिस्टम। चुनाव हो रहे हैं, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही विनर घोषित कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसी को फर्स्ट पार्टी पोस्ट सिस्टम कहते हैं। सेकंड है पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, जिस कैंडिडेट को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसे उतने प्रतिशत उस असेंबली में सीट मिलती है। सेकंड चीज याद रखना, फर्स्ट पार्टी पोस्ट सिस्टम में मेजॉरिटी मैटर नहीं करती। मेजॉरिटी होता है बहुमत, आधे से एक ज्यादा। सपोज करो कि 100 वोटर्स थे, 100 वोटर है, उसका मेजॉरिटी क्या होगा 50, 100 का होगा 50, इसमें +1 कर दो, ये हो गया मेजॉरिटी, बहुमत 51। इसमें बहुमत मैटर नहीं करता। इसमें जिस कैंडिडेट को 50 से ज्यादा मींस मेजॉरिटी, इसमें क्या होता है, जिसने सबसे पहले नंबर छूटे वो विनर घोषित कर दिया जाएगा, इसमें कोई मेजॉरिटी मैटर नहीं करती। इसमें ये नहीं देखा जाएगा एक व्यक्ति को मेजॉरिटी मिल रही है नहीं। Whereas proportionate representation system, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मेजॉरिटी मैटर करती है। इसमें देखा जाएगा इसको 50+1 मतलब मेजॉरिटी मिल रही है असेंबली में। असेंबली में जिसको मेजॉरिटी मिलेगी, बहुमत मिलेगी, उसी को विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो ये थे दो सिस्टम, और याद रखना इंडिया में दोनों फॉलो होते हैं। आइए डिटेल में देखते हैं क्या होते हैं। इंडिया ने फर्स्ट पार्टी पोस्ट सिस्टम क्यों अपनाया, जो सबसे आगे वही जीते मत प्रणाली भारत में क्यों अपनाई। इसके 5 रीजन है। सबसे पहली चीज याद रखना, बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया था जिसने सबसे पहले नंबर छुआ वो विनर घोषित कर दिया जाएगा। वेरी सिंपल, हर किसी को चाहे इलिटरेट हो चाहे लिटरेट हो इजीली समझ आ जाएगा। क्योंकि उस समय जब हमारा भारत आजाद हुआ था, ज्यादातर पॉपुलेशन इंडिया की इलिटरेट थी, अनपढ़ थी, तो उनको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा व्हाई नॉट टू अडॉप्ट एफपीटीपी सिस्टम। सेकंड है स्पीड, याद रखना इसमें क्या होता है, वेरी मतलब स्पीड से हम विनर को डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति विनर है। थर्ड थिंग याद रखना, लार्ज कंट्री, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसमें अगर पीआर को अपनाएंगे, पीआर को देखेंगे, पीआर सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को, तो थोड़ा सा ट्रिकी बन जाएगा। इसलिए क्या होता है, हमने एफपीटीपी अपनाया, जिससे क्या होता है क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनना एक इजी टास्क नहीं है, और एफपीटीपी इसे एक इजी टास्क बना देता है। क्लियर विनर, इसमें क्या होता है, एफपीटीपी डिसाइड करता है कि क्लियर विनर कौन होगा, ये क्लियर विनर चूज करवा देता है। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई सबसे पहले जिसने विनर छुआ वो विनर हो जाता है। इसमें कोई हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वोट्स काउंट किए जाते हैं, तो जिसने वोट्स को क्लोज किया, जिसके हाईएस्ट वोट्स हुए उसको विनर घोषित कर दिया जाता है। इसमें कोई टाइप नहीं होता, जिसके हाईएस्ट वोट वो विनर हो गए। लास्ट है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। क्या हुआ था, हमारे भारत पे अंग्रेज राज कर रहे थे, तो 1935 में सबसे बड़ा एक्ट आता है, इसमें बहुत सारे कानून बदले जाते हैं, बहुत सारी नई नई चीजें अपनाई जाती है भारत में। उसमें क्या था, एफपीटीपी को अपनाया गया था, और तब से ही हमें ये शासन प्रणाली चलाने का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो इंडिया ने सोचा, इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा व्हाई नॉट टू अडॉप्ट इट। क्यों, क्योंकि जब से चला रहे 1935 से, तब से कोई डिफिकल्टी नहीं आई, तो शायद अब फ्यूचर में भी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, इसलिए हमने इस सिस्टम को, एफपीटीपी को अपनाया। ये थे इसके 5 रीजन। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब बात करते हैं पीआर सिस्टम की, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की। ये भी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है। सबसे पहला याद रखना, जो छोटे छोटे देश हैं, क्योंकि वर्ल्ड में कुछ ऐसे देश भी हैं जो इंडिया के कुछ स्टेट्स के बराबर हैं, जैसे इजराइल और भी बहुत सारे हैं। तो याद रखना वो सारे कंट्रीज जो बहुत छोटी छोटी हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, पूरी कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है। पूरी कंट्री में क्या होता है, पूरी कंट्री से एक ही जो व्यक्ति है, ठीक है, पूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लेंगे और उसी में एक साथ चुनाव होते हैं।
फिर वहीं से जो भी विनर है उसे डिक्लेयर किया जाता है, या फिर जो भी पार्टीज हैं उसे क्या है, जितने पार्टीज को जितने परसेंट वोट मिलते हैं उनको असेंबली में अपनी सीट्स मिल जाती है। जैसे कि एग्जांपल है इजराइल। अगला है एसटीपी, जिसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसका मतलब क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। मतलब होता है कि हम अपने प्रेफरेंस देते हैं, हम नहीं देते, बेसिकली राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपनी प्रेफरेंस देंगे कि नंबर 1 पे मैं इस प्रेसिडेंट को चाहूंगा, नंबर 2 पे इसको, नंबर 3 पे इसको, नंबर 4 पे इसको। तो जिसको हाईएस्ट वोट मिलेंगे वो ही क्या है, विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर प्रेफरेंस मिलती रहती है, सबकी प्रेफरेंस काउंट होके उसको विनर घोषित कर दिया जाता है। और याद रखना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है इसको अगले वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, वीडियो देखना मत भूलिए। और इसको कहाँ फॉलो किया जाता है, इसको इंडिया में फॉलो किया जाता है। लास्ट है डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये फिर निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा। कुछ बड़े बड़े देश होते हैं उनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में। वहाँ अलग अलग चुनाव होते हैं, अलग अलग दिनों पर चुनाव होते हैं, और फिर वहाँ से जितने भी पार्टीज हैं, जितने भी वोट्स मिलते हैं उतने परसेंट उन्हें सीट्स असेंबली में दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल पोर्चुगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुर्तगाल। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलो अब देखते हैं कुछ कमीशंस के बारे में, आयोग के बारे में। सबसे पहले बता देता हूँ आयोग क्या होता है। जब ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का समूह बन जाता है और किसी एक टॉपिक पे वो डिस्कशन करते हैं, उसी को बोलते हैं आयोग। लेकिन ये ऑफिशियल होती है, ऑफिशियल मीटिंग होती है। सबसे पहले बात करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन, जिसे बोलते हैं परिसीमन आयोग। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसको डिवाइड करना, कि एक देश में कितनी जगह चुनाव होंगे, इसका डिसीजन कौन लेता है, डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। अगला है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसे बोलते हैं निष्पक्ष चुनाव। निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं, निष्पक्ष होता है कि भाई किसी की पक्ष ना ली जाए, किसी की साइड ना ली जाए। इसमें क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज है सभी को राइट टू वोट मिले। राइट टू वोट मतलब जो 18+ है उन्हें मत देने का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो। प्लस सेकंड चीज क्या है, जो चुनाव आयोग है उसका स्वतंत्र होना। इलेक्शन कमीशन जो है स्वतंत्र रूप से काम करे। चुनाव आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में जस्ट बताता हूँ, तो दो चीजें याद रखना। निष्पक्ष चुनाव कब इंश्योर किए जा सकते हैं, जब एक तो सबको राइट टू वोट मिले, और दूसरा जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, इंडिपेंडेंटली, ठीक है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाए, अपनी इच्छा से काम कर पाए, किसी के दबाव में आए बिना। याद रखना, इलेक्शन कमीशन जिसे बोलते हैं चुनाव आयोग, इसका काम क्या है, इसका काम होता है कि देश में, पूरे देश भर में चुनाव करवाना। जहाँ भी चुनाव है, जैसे मान लो अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट के चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में सीएम के चुनाव होने वाले हैं, चीफ मिनिस्टर के, तो उसकी तैयारी कौन करवाएगा, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। तो याद रखना, जो इलेक्शन कमीशन है ये अलग अलग एरिया में, जो हमारे पूरे इंडिया है उसमें चुनाव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें बात करें, जो टॉप पोजीशन होती है उसे बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त। और ये आप सभी का होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान के कौन है, हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बात करें अगला, जिसे बोलते हैं वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के काम क्या क्या होते हैं, तो मैं सब उससे पहले चीज बता देता हूँ। ये मेरे पास नोट्स है इस चैप्टर के, अगर किसी को भी इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नीचे जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन करना, और वहाँ पे आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग के काम की बात करें, सबसे पहली चीज वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना, मतदाता सूची जो होती है उसे तैयार करना। इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा जब भी चुनाव आते हैं आपके राज्यों में, आपके एरिया में, तो क्या होता है, उससे पहले कुछ लोग आते हैं, सर्वे करते हैं कि भाई ये लोग तुम्हारे ही रहते हैं, ये सारी चीजें पूछते हैं, फिर टिके लगाते हैं, तो चले जाते हैं। तो क्या होता है, वो एक तरीके से सर्वे कर रहे हैं कि तो जो जिनकी भी वोटिंग आई है क्या एक्चुअली वो अवेलेबल है नहीं। अगर उनकी डेथ नहीं हुई है, वो टिक लगा देते हैं कि हाँ वो एक्चुअली है, और जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम वोटिंग लिस्ट से काट देते हैं। इसे बोलते हैं वोटर लिस्ट अपडेट करना। ये कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन। सेकंड जो इसका वर्क है वो है इलेक्शन के टाइम टेबल डिसाइड करना, इलेक्शन कब से होंगे, उससे पहले कैंपेन जो होती है, प्रचार होता है, वो कब से शुरू होगा, और रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा। ये सारे काम किसके होते हैं, इलेक्शन कमीशन। तीसरा याद रखना, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, जिसे बोलते हैं आदर्श आचार संहिता।
जैसे क्लास में जाते हैं हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, द सेम वे इस तरीके से एक कैंडिडेट को जो भी इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन में भाग ले रहा है, उसे भी कुछ डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ता है। इसे बोलते हैं आदर्श आचार संहिता। लास्ट है याद रखना, जो इलेक्शन कमीशन है रिकॉग्नाइज करता है पार्टी को। सपोज करो कोई एक क्राइटेरिया था, इतने क्राइटेरिया फुलफिल करो तुम भी इलेक्शन लड़ सकते हो। मैंने क्राइटेरिया फुलफिल किया, अब जब मैं इलेक्शन कमिश्नर के पास जा रहा हूँ अपना नाम रजिस्टर करवाने, तो वो मेरा नाम रजिस्टर करेंगे और याद रखना वो मुझे सिंबल प्रोवाइड करेंगे कि आपकी पार्टी के लिए हम ये सिंबल सजेस्ट करते हैं, आपको अच्छा लगेगा आप यूज कर सकते हैं। लास्ट वाला बता दिया मैंने, रिजल्ट डिक्लेयर करना, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन थे किसके, इलेक्शन कमीशन। आइए लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन इनमें से हर साल बनते हैं। पहला है रिफॉर्म्स इन इलेक्शन सिस्टम, भारतीय चुनाव प्रणाली में कौन कौन से सुधार लाए जाने चाहिए। एक एनालिसिस हुआ था, उसके तहत तो सुधार सजेस्ट किए गए थे कि ये रिफॉर्म्स आने चाहिए। कौन सा है, सबसे पहला है कि देयर शुड बी चेंज इन द इलेक्शन सिस्टम, जो प्रणाली है उसमें बदलाव होना चाहिए। चुनाव प्रणाली में क्या था, उस समय जब भारत आजाद हुआ था आधी से ज्यादा पॉपुलेशन अनपढ़ थी, इसलिए क्या किया, इसलिए गवर्नमेंट ने एफपीटीबी को अपनाया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले पिलर छूता है वो विनर घोषित कर दिया जाता है, बाकी सारे हार जाते हैं, उनके वोट वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि एफपीटीपी सिस्टम बेकार है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट हैं, दूसरे कैंडिडेट ने पैसा लगाया है लेकिन उनका पैसा वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, इसलिए क्या है उनको मौका नहीं मिल पाता। इसलिए सजेस्ट किया जाता है एफपीटीपी को हटा दिया जाना चाहिए और पीआर को अपना लिया जाना चाहिए, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन को। क्यों, क्योंकि इसमें सारे कैंडिडेट्स को, सारे कैंडिडेट्स को इक्वल चांस मिलता है, जितने परसेंट उनके वोट होते हैं उतने परसेंट उनको सीटें दी जाती है। सेकंड रिफॉर्म की बात की गई वो है देयर शुड बी 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन असेंबलीज। क्या देखा गया कि भाई वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, इसलिए ये बोला गया कि भाई वुमेन का पार्टिसिपेशन हमें बढ़ाना होगा असेंबलीज में। फॉर एग्जांपल लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इन सब ने सोचा कि भाई वुमेन का पार्टिसिपेशन करना चाहिए, कितना, 1/3 मतलब अगर 3 कैंडिडेट चुने जाने हैं तो उसमें से 2 मेल और 1 फीमेल कंपलसरी होनी चाहिए। अगर फीमेल नहीं आती सीट पे तो वो सीट वैकेंट होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, लेकिन उस पे फीमेल आई जाएगी। थर्ड रिफॉर्म है वो है देयर शुड बी लिमिट ऑन मनी एक्सपेंडिचर, कि एक जो धन है उस पे नियंत्रण कर दिया जाना चाहिए, मनी पे कंट्रोल कर दिया जाना चाहिए। क्यों, इससे क्या होगा, इक्वल लेवल हो जाएगा। कोई भी गरीब व्यक्ति का इलेक्शन में खड़ा होना चाहेगा, चुनाव में खड़ा होना चाहेगा, पार्टिसिपेट करना चाहेगा, तो इंश्योर करेगा कि भाई मेरे पास इतना लिमिट हो, इतना पैसा हो। क्योंकि क्या है, कुछ रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर वो खड़े हो गए तो वो अनलिमिटेड पैसा जाएंगे, इसके कारण क्या है उनके चांसेस विनिंग के वो घट जाएंगे। इसलिए ये बोला जाता है कि भाई मनी पे कंट्रोल किया जाए, जिससे कि क्या है एक व्यक्ति चुनाव में खड़े होने से पहले उतना पैसा इकट्ठा कर लेगा, जिससे क्या है इक्वल चांस मिलेगा सबको पार्टिसिपेशन का। नेक्स्ट है क्रिमिनल शुड बी एब्सटेन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन, कि जो मुजरिम हैं उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। जो अपने आप को सुधार नहीं सकते वो देश को कैसे सुधारेंगे, इसलिए सजेस्ट किया जाता है क्रिमिनल्स को, जिन्होंने कोई क्राइम किया है तो उनको चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। सेकंड लास्ट है देयर शुड बी बैन ऑन कास्ट एंड रिलीजन सिंबल फॉर प्रोपगेशन ऑफ इलेक्शन, कि चुनाव के समय धर्म और जाति का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि उस समय तो वो पार्टी जीत जाएगी, लेकिन फ्यूचर तक वो आपस में विवाद करवा देगी, कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा देगी, दो धर्म के बीच में, दो जाति के बीच। लास्ट है लॉ शुड बी फ्रेम्ड टू मेक डेमोक्रेटिक प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब क्या होता है कि भाई कुछ ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कि लोगों को पता चल सके इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से चल रहा है, उसमें कोई घोटाले तो नहीं हो रहे, उसमें कोई धांधलीबाजी तो नहीं हो रही। इसलिए इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई कुछ ऐसे लॉज बनाए जिससे इलेक्शन सिस्टम जो है, चुनाव प्रणाली जो है पारदर्शी बन जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। लास्ट टॉपिक जिसे बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ इलेक्शन सिस्टम, चुनाव प्रणाली के दोष। जो मैंने सुधार बताया उसमें नहीं लगा देना, जैसे कि देयर शुड बी चेंज इन इलेक्शन सिस्टम, कि अभी तक जो इलेक्शन सिस्टम है चुनाव प्रणाली में बदलाव भी नहीं हुआ। दूसरा, महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, एक भी आरक्षण नहीं मिला। तीसरा क्या बता सकते हो, जो धन के नियंत्रण अभी तक नहीं हुआ, मनी कंट्रोल नहीं हुआ। चौथा बता सकते हो कि भाई मुस्लिम को, क्रिमिनल्स को अभी तक चुनाव लड़ने से रोका नहीं गया। पांचवा बता सकते हो कि कास्ट, रिलीजन, धर्म और जाति को प्रयोग में लाने से अभी तक रोका नहीं गया, पार्टी अभी भी यूज कर रही है।
सिक्स बता सकते हो कि अभी तक कोई कानून ऐसे नहीं बनाए गए हैं जिससे कि जो इलेक्शन प्रोसेस है उसे ट्रांसपेरेंट किया जा सके, पारदर्शी किया जा सके। इसका जस्ट अपोजिट है लिमिटेशंस ऑफ इलेक्शन सिस्टम, चुनाव प्रणाली के रूल्स। और याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर के आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।